ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री उमराव मल पुरोहित जी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, वरिष्ठ समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सांसद आदरणीय रामसुंदर दास जी, बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद श्री विजय कृष्ण जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अरुणेंद्र कुमार जी, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री मधुरेश कुमार जी, अपर महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे श्री अजय शुक्ला जी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध सभी यूनियन के पदाधिकारीगण, यहाँ विशेष तौर पर आमंत्रित आरपीएफ एसोसिएशन के महासचिव श्री यूएस झा जी, अन्य रेलवे के अधिकारीगण, सभी रेलवे मेंस फेडरेशन के सम्मानित नेतागण और देश भर से आए हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के इस सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शिव गोपाल मिश्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के इस महासम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया और मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से भी और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। शायद 30 वर्षों के अंतराल के बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का बिहार में फिर से महासम्मेलन हो रहा है। रेलवे के साथ हर हिंदुस्तानी का संबंध है, उस नाते बचपन से ही हमारा भी संबंध है। एक रेल यात्री के रूप में, और रेलवे हमेशा हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। कितनी यादें हैं, प्रतिदिन बख्तियारपुर से पटना के बीच में यात्रा करते थे, सुबह आते थे, शाम को लौटते थे। रेलों की स्थिति को भी देखा है, डिब्बों में मुश्किल से रोशनी होती थी, और एक सांसद के रूप में भी तजुर्बा है इस बिहार में रेलवे का। किसी किसी ट्रेन में हम लोगों को अपने साथ टॉर्च लेकर चलना पड़ता था। एक बार का तजुर्बा है, पटना से डाल्टनगंज जा रहे थे पलामू एक्सप्रेस में, तो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बत्ती नहीं जल रही थी। तो खैर ट्रेन रुकी हुई थी और रेलवे स्टेशन के आसपास सब चीजें उपलब्ध रहती है जरूरत की, तो तुरंत टॉर्च मंगाया और हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की। तो इस प्रकार के भी अनुभव हैं। वक्त ऐसा आया कि रेल की यात्रा करते करते रेल का ख्याल करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ पड़ी। 98 में रेल मंत्री बन गया। 2 बार रेल मंत्री बनने का अनुभव प्राप्त हुआ। लगभग 4.5 वर्ष तक दोनों टर्म मिलाकर मुझे रेल की सेवा करने का अवसर मिला।
और रेल मंत्री के रूप में अनेक यादें जिंदगी भर न भुलाने वाली भी यादें हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में रेलवे का काम मुझको मिला था और ऐसी स्थिति थी कि कोई महीना बीत नहीं रहा था जब मुझको रेलवे के एक्सीडेंट साइट पर नहीं जाना पड़ता था। एक बार तो इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ गैसल में कि मैंने जो वहां की स्थिति देखी, अगस्त का महीना था, मेरे ख्याल से 2 अगस्त था 1999 का। उस एक्सीडेंट साइट पर जाकर एक रेल मंत्री का जो दायित्व था उसका हमने निर्वहन किया और उसी समय मैंने मन बना लिया कि लौट कर मैं इस्तीफा कर दूंगा। हम लौटे, हमने अपना त्याग पत्र भेज दिया प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने त्याग पत्र नामंजूर कर दिया, तो हमने दोबारा इस्तीफा दिया और हमने उनसे मिलकर आग्रह किया कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और वो बाजाप्ता रेलवे की गलती है। ऐसी परिस्थिति में उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। रेल मंत्री रेलगाड़ी नहीं चलाता है, लेकिन जो रेलगाड़ी चलाते हैं उन सबों का, इस समूचे परिवार का वो मुखिया होता है। और मुझको ऐसा लगा वहां जाकर किसकी जिम्मेवारी मुझे लेनी चाहिए और मैंने इसलिए जिम्मेवारी ली है। इसलिए मैंने पुनः आग्रह किया, उनसे मिलकर आग्रह किया, तो उन्होंने फिर त्याग पत्र मंजूर किया। बाद में दोबारा रेल मंत्री मुझको अटल जी ने बना दिया। मैं तो उन दिनों कृषि मंत्री था, कृषि मंत्रालय का काम कर रहा था। रेल मंत्री का पद खाली हो गया था, बजट सत्र चल रहा था और उन्होंने मुझको फोन करके कहा कि मैंने आपको जवाबदेही दे दी। हमने उस जवाबदेही को संभाला, लेकिन हमने एक आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी के स्तर पर रेलवे के सेफ्टी से संबंधित एक मीटिंग रखी गई। हमने आग्रह किया था और जहां तक मुझको याद है, ये जुलाई महीने की बात है, 2001 के जुलाई की बात है। प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा कार्यालय, पीएमओ, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सब उपाध्यक्ष से लेकर सारे लोग मौजूद और उस मीटिंग के लिए तैयारी हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको हमने कहा कि इन बिंदुओं पर आप तैयारी करिए, रेलवे की स्थिति पर एक प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के समक्ष उस मीटिंग में होना है। उसको 3 बार हमने खुद देखा, उसको ठीक कराया और अंत में बात आई कि इसका प्रेजेंटेशन कौन करेगा। मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहा या तो मैं करूंगा या आप कीजिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेजेंटेशन दिया और हमने उनको कहा कि पहला 5 स्लाइड में अगर आपने ध्यान आकृष्ट नहीं किया तो ये पूरा प्रयास निरर्थक होगा। पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, पुरानी बातें चलने लगी, कहां से पैसा आएगा, क्या होगा। हमारा प्रस्ताव था कि भारत सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ रुपए का एक रेलवे सेफ्टी फंड बनाया जाए, सारे गतायु परिसंपत्तियों के बदलने के लिए। जितने एसेट्स थे हमारे, चाहे वो रेल की पटरियां हो या सिग्नल प्रणाली हो या अन्य दूसरे प्रकार के हमारे वैगन हैं, बाकी चीजें, तो इसको पूरे एसेट्स को बदलना होगा और खास करके रेलवे की पटरियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट पर के साइट पर जाकर और एक एक एक्सीडेंट को गंभीरता पूर्वक
उसका अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अगर रेलवे को बचाना है तो सेफ्टी पर ध्यान देना होगा, और सेफ्टी पर ध्यान सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए धन की जरूरत होगी। रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है। रेलवे की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो परंपरागत रेलवे सेफ्टी फंड होता है उसमें वो जितना पैसा चाहिए वो डाल नहीं पाते थे। इसलिए स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड को बनना, ऐसा लगा उस मीटिंग में कि बात आई गई होगी। मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपको तय करना होगा कि भारतीय रेल को सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं, या फिर आपको एक रेल मंत्री चाहिए जो एक्सीडेंट साइट पर जाकर रो ले। तो प्रधानमंत्री जी ने बात समझी और उस मीटिंग में एक मुश्त ये निर्णय हो गया कि 17,000 करोड़ रुपए का रेलवे सेफ्टी फंड बनेगा। उन लोगों ने शर्त यही लगाया कि रेलवे को भी कोई सेस या सरचार्ज लगाना पड़ेगा। हमने इसको स्वीकार किया कि हम सरचार्ज लगाएंगे, और उस सरचार्ज से ये उम्मीद की गई कि 5,000 करोड़ रुपया आएगा और 12,000 करोड़ रुपया बजटीय सहायता मिलेगी, अतिरिक्त बजटीय सहायता, और ये फंड होगा। इस पैसे का उपयोग सिर्फ सेफ्टी से संबंधित जो चिन्हित काम होंगे उसी में खर्च किया जाएगा। हमने यही नहीं किया। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से जो योजनाएं ली जानी है उस सारे योजनाओं के लिए एक अलग किताब हमने छपा करके संसद के पटल पर रख दिया। कहा कि यही काम होगा, संसद इसकी समीक्षा कर सकता है, और वो काम हुआ। और उसी का नतीजा है कि एक्सीडेंट घट गया। मुझे याद है लुधियाना में, जहां तक मुझको स्मरण है, 98 में एक दुर्घटना हुई थी। एक रेलगाड़ी एक पटरी से जा रही थी, वो डिरेल कर गई, वो इन्फ्रिंज कर गई दूसरी पटरी को। इसी बीच में दूसरे तरफ से फ्रंटियर मेल, जहां तक मुझको याद है, स्मरण से मैं बोल रहा हूं, वो आ गई, वो टकरा गई, वो मालगाड़ी दूसरे पटरी पर आ गई थी, और 100 के करीब लोग, उससे ज्यादा ही काल कबलित हो गए। खन्ना एक्सीडेंट, ठीक था, खन्ना। और उस समय मुझको पता चला कि साहब ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए रेलवे के पास कोई उपाय नहीं है, उपकरण नहीं है। तो उसी समय वॉकी टाकी इंट्रोड्यूस किया गया। ड्राइवर के पास होगा, गार्ड के पास होगा, और स्टेशन पर रहेगा, स्टेशन मास्टर के पास। और उसके बाद फिर उस तरह की घटना शायद ही कोई घटी होगी। तो एक एक चीज के लिए कौन सा काम होना चाहिए। और फिर रेलवे सेफ्टी के फंड को स्वीकृत कराने के बाद, योजनाओं को आइडेंटिफाई करने के बाद, मैंने दूसरा काम किया जिसका मैं विशेष तौर पर उल्लेख इस महासम्मेलन में करना चाहता हूं। और वो किया कि हमने सारे रेलवे फेडरेशन के नेताओं से बातचीत की। उस समय जेपी चौबे थे, शिव गोपाल मिश्रा जी तो रहते ही थे, उनके साथ थे। दूसरा भी जो संगठन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, वो लोग भी थे, उन लोगों को भी बुलाया। ये आरपीएफ एसोसिएशन के चौबे जी हैं, हमारे प्रोमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के, और फिर ऑफिसर्स एसोसिएशन, सबों को मैंने उसमें शामिल किया, सबसे चर्चा की, और कहा कि सेफ्टी के काम के लिए सबको प्रेरित करना पड़ेगा। और फिर हमने सेफ्टी के लिए हर रेलवे में जाकर सम्मेलन किए, सेमिनार किया। एक तरफ पूरा रेलवे बोर्ड होता था, रेलवे के तमाम अधिकारी उस जोन के होते थे, दूसरी तरफ मेरे साथ होते थे रेलवे के तमाम यूनियंस के नेता, और सब लोगों ने मिल करके इसको एक अभियान चलाया। एक एक रेल कर्मी के मन में ये बात बैठ गई कि हमारा दायित्व है, और हमने उसमें ये परंपरा की शुरुआत की थी कि अगर सेफ्टी से संबंधित कोई मसला है तो हमारे रेल कर्मी बोले, और आज की मीटिंग में कुछ बोलेंगे तो इसका उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। गरीब लाइनमैन हिम्मत नहीं जुटाता था,
इस तरह के और लोग, ड्राइवर्स, अब पता नहीं उसका नाम पायलट आप लोगों ने किया कि नहीं, हम तो अपने समय में कर दिए थे पायलट, वो लोको पायलट हो गया। हम नहीं करवाया था कि ड्राइवर क्यों कहते हैं, पायलट, प्लेन उड़ाने वाला पायलट है तो हमारा लोको पायलट है। तो इन सब लोगों को कहा कि भाई आप खुल करके बोलिए, और लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया। पता चला कि लाइनमैन जो पटरी का इंस्पेक्शन करता है, उसकी निगरानी करता है, उसके पास बूट नहीं है, उसको टॉर्च नहीं है, उसको छाता नहीं है। ये सारी बातें उस सेफ्टी सेमिनार में उभर करके आई पूरे रेलवे में। और हमने जब रेलवे का पुनर्गठन किया था, नए जोन बनाए थे, तो सारे रेलवे फेडरेशन के लोग हमसे नाराज, सब लोग नाराज। कोर्ट में भी गए। जब मामला स्पष्ट हो गया अंतोगत्वा कि सरकार का निर्णय है, यही रहेगा, तो फिर हमने आमंत्रित किया सारे यूनियन। उस बीच में हम इनको नहीं तंग करते थे। हमने कहा कि भाई सरकार का प्रेरोगेटिव है, पुनर्गठन करें, ये हमारा निर्णय है। लेकिन अगर उन लोगों को लगा कि ये निर्णय गलत है तो वो गए कोर्ट में। कोर्ट से भी, सर्वोच्च न्यायालय से भी फैसला हो गया कि ठीक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार के नियम की अनदेखी नहीं हुई है। तो फिर हमने आमंत्रित किया सब लोगों, और सब लोगों को कहा कि अब जो हुआ उसको भूलिए, आपके यूनियन का और विस्तार होगा, आपके और अधिकारी बनेंगे, हमारे रेलवे में प्रमोशन नहीं होता अधिकारियों का, इतने लोग जनरल मैनेजर बनेंगे, सब सुविधा होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर ये सबका सहयोग मिला और एक सेफ्टी अभियान चलाया गया, और उसी का परिणाम है कि पटरियों की हालत सुधरी, सिग्नल सिस्टम में सुधार हुआ, ट्रैक सर्किटिंग हुई, ये सारे काम हुए और एक्सीडेंट की संख्या घट गई। फिर हमने कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बनाया 2003 से लेकर के 2013 तक। अब उस कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान पर पूरा ध्यान शायद नहीं दिया गया, बाद में तो कुछ और बात आ गई, मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने पूर्ववर्ती या अपने बाद आने वाले किसी व्यक्ति पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता हूं, उसकी मुझको आदत नहीं, झेलता जरूर रहता हूं। अगर उस पटरी की हालत हम सुधारते नहीं तो उस पर माल की ढुलाई क्या कराते। सेफ्टी पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बैठे हुए हैं, बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हुई। मधुरेश जी तो जनरल मैनेजर हैं, तो इनसे यदा कदा मुलाकात हो जाती है। उस समय डीआरएम थे मुंबई में। सेफ्टी पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। और ये एक्सल लोड का, जो हाई एक्सल लोड का आप लोगों ने फैसला ले लिया, इन सब चीजों पर गौर करिए। जितनी ताकत हमारी है, हमारे ब्रिजेज की जो हालत है, उसको देखते हुए कम शॉर्ट टर्म में तो कुछ फायदा दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। तो हमेशा सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, उस पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एक चीज। दूसरी बात, एक बात सब लोगों को समझ लेना चाहिए। शिव गोपाल जी मिश्रा बोल रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय रेल का निजीकरण संभव नहीं है। कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, असंभव है। ये कोई नासमझी में बोल दे कि निजीकरण कर देंगे, ये भारतीय रेल टुकड़ों में बांटकर निजी कंपनियों के हाथ सौंप देने से नहीं चलेगी। ये रेलवे एक छतरी के नीचे है, ये देश को एक करता है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है हमारा भारतीय रेल। इसको टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है और इसको किसी निजी हाथ में भी नहीं सौंपा जा सकता। हाँ, बीच बीच में कुछ कारोबार है, शुरू से रहे भाई। कैटरिंग में निजी क्षेत्र के लोग रहे हैं, सप्लायर्स के रूप में निजी क्षेत्र के लोग रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका प्रबंधन, इसका परिचालन कभी भी निजी हाथों में नहीं जा सकता है। और भारतीय रेल राष्ट्र की संपत्ति है, सरकार का दायित्व है कि इसमें अपनी पूंजी लगाए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार अगर पूंजी लगाएगी तो लाभांश भी चाहेगी।
इसलिए हमारे समय, हमारे पहले लाभांश देना 2 साल डेफर किया गया था। जब मैं दोबारा बना तो मेरे सामने भी प्रस्ताव आया, हमने 1000 करोड़ की मांग की थी, उस पर बड़ी भारी मीटिंग बैठ गई थी प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, और मुझको कहा गया कि आप डिविडेंड को डेफर कर दीजिए। हमने कहा कि मैं डिविडेंड डेफर नहीं करूंगा, मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूं। रेलवे में अगर सरकार ने पैसा लगाया है तो उसको लाभांश मिलना चाहिए, लेकिन काम के लिए हमें और पैसा देना चाहिए था। 500 करोड़ रुपया मिला अंत में, लेकिन हमने लाभांश नहीं, तो लाभांश हमको देना चाहिए, रेलवे को लाभांश देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का एक्सपेंशन हो रहा है रेलवे का, ये आम आदमी की सवारी है, रेलवे को हटा दें तो आम आदमी किस सवारी से चलेगा? अब तो लगभग 2 करोड़ के लोग प्रतिदिन रेलवे से यात्रा कर रहे हैं। सही आंकड़ा शायद 1 करोड़ 87 लाख है, कितना है? 1 करोड़ 86 लाख प्रतिदिन भारतीय रेल पर यात्रा कर रहे हैं। किस मोड से यात्रा करें? ये देश की जरूरत है, देश के लोगों की जरूरत है। और दूसरी बात है फ्रेट मूवमेंट, बड़े पैमाने पर माल की ढुलाई किस चीज से हो सकती है? रेलवे को छोड़ करके। आज हम देख रहे हैं 32 चक्का का ट्रक चलता है, आज हम सड़क बनाते हैं, कल वो खराब हो जाती है। ट्रक के जरिए कोई इतना बड़ा बल्क ट्रांसपोर्टेशन संभव ही नहीं है। इसलिए रेलवे की अहमियत है देश की प्रगति के लिए, देश की एकता के लिए, और इस रेलवे को चलाने की जवाबदेही सरकार को हमेशा अपने हाथ में लेनी होगी। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, वैसे तो हम सब एक विचार को मानने वाले हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन समाजवादियों का ये मजदूर फेडरेशन है। हम लोगों के पुरखे लोकनायक जेपी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सब लोगों से हम लोगों का एक आत्मीय भावनात्मक लगाव है, संबंध है, हम उस नाते नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो रेलवे को चलाने का अपना तजुर्बा है, हमने देखा है कि रेल कर्मी मेहनत करते हैं, अहर्निश मेहनत करते हैं। एक गार्ड की स्थिति को तो किसी ने नहीं देखा होगा, पूरी ट्रेन आगे रहती है, अकेले वो गार्ड के डिब्बे में रहता। जो हमारा लाइनमैन है किस तरह से वो घूमता है और निगरानी करता है, पहरेदारी करता है। यानी रेलवे कर्मी किस प्रकार की मुसीबत को, रिमोट एरिया में जहां कोई नहीं रहता वहां उनको रहना पड़ता है। रेलवे के ऑपरेशन के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। इसलिए बोनस का जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और जब एक बार 78 हो गया तो घटा करके 73 तो होना ही नहीं चाहिए। और आप लोगों ने कहा कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने हम लोगों के मामले की तरफदारी की है, तो मुझको पूरा विश्वास है। और देखिए, कहने वाली बात है, वित्त मंत्रालय, हमको भी काम करने का अनुभव है। अगर रेल मंत्रालय मजबूती से अड़ जाएगा तो रेलवे रेल को चलाना, अंत में लोगों को बात माननी पड़ती है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, आप अपनी ताकत को थोड़ा समझिए। एक बार का तजुर्बा है, रेलवे में ऐसा निर्णय हो गया और वित्त ने कहा, तो हमने सीधे वित्त मंत्री को कहा कि सुनिए, हमारे यहाँ चेयरमैन रेलवे बोर्ड से लेकर के लाइनमैन तक स्ट्राइक पर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पास पर इनकम टैक्स लग रहा था। हमने कहा ये क्या तरीका, 1 मिनट में निर्णय बदला। पंचम वेतन आयोग के बाद रेलवे आर्टिजन का मसला था, रक्षा मंत्रालय के आर्टिजन का मसला लटक गया, लेकिन रेल मंत्रालय के आर्टिजन का फैसला हो गया। देखिए, ये तो समझने वाली बात है। रेलवे के बिना देश का काम नहीं चलता है, थोड़ी ताकत समझिए अपनी। इतना ज्यादा आप लोग अगर जो सीधे साष्टांग की मुद्रा में चले जाइएगा, तब रेल क्या चलाइएगा? रेल चलाना है तो मुस्तैदी से हमारे रेल कर्मी जितना जोश से और जितना मेहनत से जान की बाजी लगाकर रेल चलाते हैं, तो वैसे ही आप सब लोग रेलवे के अधिकारी हैं, थोड़ा अपने में भी ताकत लाइए, जोश भरिए। ये सब आपके साथ। कैसे इनके बोनस
को खत्म कर सकते हैं। जो चीज जिनको मिल गया उसको देते रहिए, हम भी लिखेंगे। हमारे पास भी सारा कागज लाइए भाई। एक भूतपूर्व रेल मंत्री के नाते तो हम लिख ही सकते हैं, हम भूतपूर्व रेल मंत्री के नाते लिखेंगे और जरूर बताएंगे। और जब भी हमको फुर्सत मिलेगा हम करेंगे। अभी भी कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ता है। तो आप सब लोग यहां पर आए पटना में मुझे, और सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम तो हमने ही बनाया था, उसको जरूर हमने चेयरमैन साहब को बैठे बैठे सीआरबी साहब को कहा कि भाई इसको आगे बढ़ाइए, ये अच्छी स्कीम है। शिव गोपाल जी मिश्रा तो कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए सबके लिए, मेरे सामने भी कहते थे। तो हमने कहा रे शुरुआत तो करिए सेफ्टी रिलेटेड से। तो 10 साल पुरानी बात है साहब, ये सब तो 2003 की बात हम कर रहे हैं, आज तो 2013 है, 10 साल पहले था। लेकिन जो सेफ्टी रिलेटेड जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, रिटायरमेंट स्कीम है, उसको लागू करना चाहिए और लोगों को अख्तियार मिलना चाहिए। और वो सेफ्टी रिलेटेड काम बहुत ही दबाव, उसमें शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी दोनों पर इतना दबाव पड़ता है कि वैसी स्थिति में समय के कुछ पहले अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनके बच्चों को, और खाली लड़का बोल रहे थे शिव गोपाल मिश्रा जी, इधर सुधारिए समाजवादी, खाली लड़का मत बोलिए, लड़की भी, लड़की भी बोलिए, बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी, खाली लड़का की बात मत बोलिए। हमारे यहाँ 50-50 है, कम से कम बिहार में आया है तो लड़का के साथ लड़की भी बोलिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं हैं और आप और मजबूत होइए, आगे बढ़िए, यही शुभकामना है। रेल नई ऊंचाइयों को हासिल करे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रेलवे साबित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूं।